हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सेमेस्टर वन का एग्जाम जैसे ही खत्म होता है आपको ज़रूरत होती है सेमेस्टर टू की सिलेबस की। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और सेमेस्टर टू के पेपर के सिलेबस के बारे में। और ये सेमेस्टर टू का जो पेपर सिलेबस है ये बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए ज़रूरत है। और जिस पेपर के बारे में आज बात करने वाले हैं ये वाला पेपर है एईसी पेपर यानी एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर, यानी एबिलिटी इनहेंसिंग कोर्स वाला। और आपको पता है कि पहले सेमेस्टर में आपने एबिलिटी इनहेंसिंग का कौन सा पेपर पढ़ा था? तो आपने पढ़ा था MIL पेपर पढ़ा था। MIL करने का मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का पेपर आपने सेमेस्टर वन में पढ़ा। अब सेमेस्टर टू के बारे में अगर बात मैं आपसे करूं तो सेमेस्टर टू में जिस पेपर को पढ़ना ये अपना क्या है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, यानी इन्वायरमेंटल साइंस का क्या है पेपर है। तो चलिए समझते हैं आज के सिलेबस को। तो आज अपना सिलेबस किस चीज़ के लिए है? एईसी पेपर के लिए। और एईसी पेपर में जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ये पेपर कौन सा है? तो ये अपना पेपर है इन्वायरमेंटल का, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर है। यानी कहने का मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है, यानी पर्यावरणीय शिक्षा इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें इन्वायरमेंटल के पेपर को क्या करना है, आपको कवर करना है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, कितना नंबर का पेपर होगा, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका यदि इन्वायरमेंटल साइंस एज एईसी पेपर है, यानी अगर आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है और सेकंड सेमेस्टर में सारे एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में बिहार में इन्वायरमेंटल स्टडीज को बनाया गया है। अब इस इन्वायरमेंटल स्टडीज को बनाया गया तो पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें 70 नंबर का पेपर आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 30 नंबर का आपका सीआईए होगा। अगर क्वेश्चन के नेचर के बारे में बात करें तो एग्जाम में 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसके साथ ही आपका क्या होगा, 4 आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। इसके साथ ही अगर बात करें तो 3 आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 10 नंबर का। इस तरीके से कुल मिलाकर के 70 नंबर होता है अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 70 नंबर होता है। अब मेन टॉपिक क्या है कि अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज तो फिर बहुत लंबा चौड़ा है। इकोलॉजिकल है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, पॉल्यूशन है। हमको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आएंगे, तो इसको लेकर के बिहार गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जिस भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को चलाने वाली जो मेन जो गवर्नर सिस्टम है वो क्या करती है, इसको लेकर के सिलेबस जारी करती है। और बिहार में भी इसको लेकर के सिलेबस जारी है। और लगभग ये जो सिलेबस है ये सारे यूनिवर्सिटीज पे, यानी अलग अलग जो स्टेट है लगभग सारे यूनिवर्सिटीज पे ये सिलेबस काम करती है। और बिहार के लिए तो सूचना नहीं है, बिहार में यदि आप पटना यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, वीर कोर्स यूनिवर्सिटी है, विश्वास रखिए सब में यही सिलेबस है। सब जगह इसी सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस को और समझते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सिलेबस को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके का सिलेबस रिलेटेड स्टडी मटेरियल कंटेंट आपको मिलता रहे। और ये जितना भी सारा सिलेबस आपको, ये सारा सिलेबस हमारे आपको ऐप पे मिल जाते हैं। तो आप की ऑफ सक्सेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, ऐप को हमारे डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे सिलेबस के सेक्शन में ये सारा सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाता है। बाकी ये सारे सिलेबस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन करके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं क्या है सिलेबस। तो देख सकते हैं ये रहा सिलेबस और ये सिलेबस जारी किया जा चुका है। ये सिलेबस को डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने अभी तक आपको बताया। और ये जो सिलेबस है ये साइंस वालों को भी पढ़ना है, सोशल साइंस या आर्ट्स वालों को भी पढ़ना है और कॉमर्स वालों को भी पढ़ना है, यानी पढ़ना सबको है। जो भी सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट है सबको यही सिलेबस, यानी सेकंड सेमेस्टर के एईसी पेपर यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब इसमें पेपर का क्या स्ट्रक्चर था, कैसे था पेपर में, क्वेश्चन में कैसा आपको पूछा जाएगा, एमसीक्यू कितना होगा, शॉर्ट टाइप कितना होगा, ये सब आपने समझा। अब आगे समझिए क्या क्या यूनिट आपको पढ़ना है, मतलब इसमें आप टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। इसका हिंदी मीडियम में, इस पीडीएफ को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके ऑलरेडी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, तो आप ऐप पे जाकर के इसके हिंदी मीडियम को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी समझाने का काम मैं दोनों लैंग्वेज में करने का ट्राई करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी पर्यावरणीय शिक्षा होती क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज के कितने स्कोप है या कितने तरीके से हम इसको समझते हैं, कितने तरीके से हमारे लिए ये पढ़ने के लिए यूजफुल हो जाता है।
कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत पोषणीय विकास क्या है, ये डेवलपमेंट क्या है हमारा, इसमें इन्वायरमेंटल का क्या क्या योगदान है, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज हम पढ़ते क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, इसके फील्ड क्या है, ये सारी चीजें पहले यूनिट पे है। दूसरे यूनिट में बात करें तो इकोसिस्टम है। दूसरे सिस्टम में क्या है, दूसरे चीज में क्या है, इकोसिस्टम है। अगर इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो इस दूसरे यूनिट में क्या है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का क्या मतलब है, पारिस्थितिक तंत्र। तो ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको सारा चीज पढ़ाएगा। और पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसके फंक्शन क्या है, यानी पारिस्थितिक तंत्र का क्या काम है। इसके साथ ही एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र में। फूड चेन है, फूड वेब है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये सब अपने क्लास 10th के चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, बायोलॉजी वाले चैप्टर में। इसके साथ ही क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम यानी इकोसिस्टम को आपको पढ़ना है कौन कौन से सेक्टर में। तो इसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम का अलग अलग प्रकार है, यानी पारिस्थितिक तंत्र का अलग अलग टाइप आपको पढ़ना है। और किस किस केस में पढ़ना है, तो जंगल के केस में, घास के मैदान के केस में, इसके बाद मरुस्थल के केस में यानी रेगिस्तान के केस में, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है जिसमें लेक्स है, तालाब है, पोंड है, और नदियां हैं, समुद्र है, इस तरीके से। तो ये हो गई अभी तक अपनी बात की पारिस्थितिक तंत्र आपको पढ़ना कहाँ है। अब आगे बात करते हैं तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है। तो तीसरे यूनिट में पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यानी नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। तो इसमें यानी नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से पा सकते हैं, वो नवीनीकरणीय हो गया यानी रिन्यूएबल हो गया, जिसको फिर से एक बार हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा सन हो गया, लाइट हो गया, एयर हो गया, इस तरीके से। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोबारा। तो इसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है आपको। तो क्या क्या इसमें पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। तो इस चीज में आपको पढ़ना है लैंड रिसोर्सेस एंड लैंड यूज चेंज, लैंड का डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड डिसर्टिफिकेशन, यानी मृदा अपरदन क्या है, इसके बाद लगातार भूमि का दोहन कैसे हो रहा है, इसके यूज करने के क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब इसको यूज किस तरीके से किया जा रहा है हमारी भूमि को। तो ये सब हो गई। इसके साथ ही आपको क्या पढ़ना है, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई। यानी जंगलों की कटाई के मेन कारण क्या है और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, माइनिंग क्या है, डैम बिल्डिंग क्या है, एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है। यानी जंगलों की कटाई, लगातार जो कटाई हो रही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके क्या काउज हो रहे हैं, और ये हमारे पर्यावरण पे कैसे इफेक्ट डालेगा, ये सब इसी में आपको पढ़ना है। तीसरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, जनजाति जो जनसंख्या है इससे संबंधित है। और जो बायोडाइवर्सिटी है ये आपकी, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता है। जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग तरीके से रहते हैं, सबका क्या होता है, पैटर्न अलग अलग होता है जीने का। तो जैव विविधता और जनजातीय जो जनसंख्या है इससे संबंधित है। वाटर के बारे में पढ़ना, यानी जल के बारे में, इसका यूज कैसे है, और आज के टाइम में सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर कैसे आपका डैमेज हो रहा है, फ्लड्स क्या होते हैं, बाढ़ क्या होते हैं, ड्राउट सूखा क्या होता है, ये सारी चीजें जो आज के टाइम में जो वाटर से चैलेंजेस आ रहे हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओवर वाटर, इंटरनेशनल एंड इंटरस्टेट डैम्स, बेनिफिट एंड प्रॉब्लम्स। डैम्स बनाने से क्या प्रॉफिट है, क्या प्रॉब्लम है, और पानी को लेकर के क्या विवाद हो रहे हैं, ये भी आपको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको फूड रिसोर्सेस में वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम, चेंजेस काउज्ड बाय एग्रीकल्चर एंड ओवर ग्रेजिंग इफेक्ट। तो इसमें आपको वर्ल्ड में जो फूड का प्रॉब्लम हो रहा है और इसके काउज क्या है, ओवर ग्रेजिंग होने से क्या हो जाता है एग्रीकल्चर में, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसका क्या पढ़ना है, ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स प्रॉब्लम, यानी खेतों में जो लगातार फर्टिलाइजर का यूज करने से या पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक ये सब का यूज करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके साथ अब लास्ट में क्या है इस यूनिट में, एनर्जी सोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यूज ऑफ अल्टरनेट सोर्सेस, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स केस स्टडी, यानी ऊर्जा का जो है जरूरत है, इस ऊर्जा के जरूरत के लिए आप कौन कौन से अल्टरनेट ऑप्शन को अपना सकते हैं। जैसे आप करंट की जो जरूरत है उसको आप सोलर एनर्जी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आपको डिपेंडेंसी करना है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। जैसे अभी पेट्रोल के लिए यूज हो रहा है, लगातार इसको लेकर के सरकार प्रमोट करी है इथेनॉल को, तो पेट्रोल की जगह क्या होगा, इथेनॉल यूज होगा। ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, टाइप है, एग्जांपल है, इसकी जरूरत को कैसे कम कर सकते हैं और अल्टरनेट ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, ये इसमें बताया गया।
अब आगे के चौथे यूनिट में आती है, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता, यानी हर जीव अलग अलग प्रकार से रहता है, अलग अलग उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है, तो ये क्या है, जैव विविधता है। तो जैव विविधता का लेवल क्या है, यानी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोग्राफिक जोन्स, यानी अलग अलग जोन्स में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, यही क्या है, विविधता है। तो इसी को पढ़ना है आपको। इसके साथ ही इंडिया में कितने प्रकार के बायोडाइवर्सिटी पैटर्न पाए जाते हैं, जैसे शीतोष्ण हो गया यानी टेम्परेट हो गया, इसके बाद ट्रॉपिकल हो गया, यानी अलग अलग रीजन में इंडिया के, जैसे हिमालय के क्षेत्र में अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ के पेड़ पौधे का अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, वहाँ के जीव जंतुओं का अलग स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी पैटर्न के बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्या है, इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, यानी इस इंडिया में, यानी इस भारत में विविधों, यानी कहने का मतलब हजारों प्रकार की विविध जंतु प्राणियां पाए जाते हैं। तो यही क्या है, इंडिया को, ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से डायरेक्टली ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी वाला देश है, यानी यहाँ हजारों प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, इसको आप समझाइए। तो ये आपका क्या बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। और इसके साथ ही इंडेंजर्ड एंड इंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, यानी कुछ ऐसे स्पेसीज ऑफ इंडिया है जो विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो चुके हैं, तो वैसे बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके साथ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी आप इस जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जैव विविधता इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अब आपको उसको बचाने वाला काम करना है। आगे के बारे में बात करें तो इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इथिकल, यानी ये जो अपना इकोसिस्टम है और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, ये कैसे इकोलॉजी में मदद करता है, यानी अर्थव्यवस्था में कैसे ये इनकम देता है, कैसे किसी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, कैसे बढ़ाता है, तो ये सब चीजें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो अभी तक मैंने आपको 4 यूनिट बताया। इस एईसी के पेपर में लगभग 7 यूनिट पढ़ना है, 4 यूनिट ऊपर था, 3 यूनिट यहाँ पे। अब क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, यानी ये जो पर्यावरण है लगातार प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित यहाँ पे चीजें हैं। अब इस पर्यावरण के प्रदूषण में क्या क्या चीजें हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण में आपको टाइप पढ़ना है कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कौन कौन सा पॉल्यूशन आपको पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। इसके बाद न्यूक्लियर हैजार्ड्स, यानी न्यूक्लियर वेपन्स के यूज करने से क्या होते हैं, और यानी न्यूक्लियर वेपन्स के यूज करने से क्या खतरे हैं, और ये ह्यूमन के हेल्थ पे क्या असर पड़ते हैं, क्या रिस्क इससे तैयार होती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, कैसे आप सॉलिड चीजों को मैनेज कीजिएगा, इसका कंट्रोल आप कैसे कीजिएगा। इसके साथ ही पॉल्यूशन केस स्टडीज, कुछ एग्जांपल्स आपको पॉल्यूशन के दिए जाएंगे और उससे आप निपटिएगा कैसे, ये सारी चीजें भी आपको जानना है। इसके साथ ही आता है अब इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, यानी आज के टाइम में जो इन्वायरमेंटल को लेकर के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जिससे आपको निपटना है, जिससे एक आपको अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उसके साथ काम करना है, और साथ ही साथ उसके लिए कई प्रकार के नियम कायदे कानून बताए गए, तो वो क्या नियम कायदे कानून है, क्या पॉलिसीज है, इसी के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। जैसे क्लाइमेट चेंज, यानी आज का जो अपना जलवायु है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, एसिड रेन क्या है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर, और ये सारी चीजों का आज के मानव समाज पे क्या इफेक्ट आपको पड़ रहा है। जैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल लॉज है, यानी कुछ एनवायरमेंटल को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ नियम कायदे कानून बताए गए, और यही नियम कायदे कानून के बारे में आपको जानकारी रखना है। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है, एक्ट ऑफ, यानी वाटर प्रिवेंटेशन एंड क्या एक्ट है, विल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीव जंतुओं को बचाने का एक्ट क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कुछ है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल, मिनरल एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जो कुछ नियम, जो पॉलिसीज है, जो रूल आज का बन चुका है, कुछ एक्ट है, यानी एक्ट का मतलब होता है नियम, कुछ एक्ट है, ये सारे एक्ट के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके साथ ही क्या है, 7वें यूनिट में ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट। अब यानी जो मानव का समाज है, जो मानव का कम्युनिटीज है,
उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट आता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, यानी आज का जो मानव की जो जनसंख्या है लगातार बढ़ रही है, इससे इस पर्यावरण पे क्या इफेक्ट होगा, तो यही सारी चीजें इसमें। साथ ही क्या कहा जाता है, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन केस स्टडी, यानी इसमें जब जनसंख्या क्या करती है, एक मतलब जो समाज है, मानव समाज है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इस पे क्या इफेक्ट होता है मानव समाज, इस पे क्या इफेक्ट होता है एनवायरमेंट पर, ये भी आपको करना है। इसके बाद कैसे वो क्या करता है, रिहेबिलिटेशन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट होता है। इसके साथ ही क्या कहा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड लैंड स्लाइड्स, यानी कहने का मतलब भूकंप, इसके साथ ही आपका बाढ़ का खतरा, इसके साथ ही आपका चक्रवात का खतरा, ये सब क्या होता है और कैसे ये सब ह्यूमन समाज पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। एवरी कंडीशन में ये जो घटनाएं हैं वो क्या करती है, ह्यूमन को प्रभावित करती है, यानी मानव को क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, वो अलग अलग टाइप से प्रभावित करती है, यही आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या है, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर लैंड रिक्लेमेशन, यानी अब वाटर को कैसे आप स्ट्रेटेजिकली, कैसे आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप पानी को बचा सकते हैं, तो इसमें कुछ स्कीम है जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, ये सारी चीजें बताई गई है। इसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ आंदोलन किए गए हैं, ये आंदोलनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे चिपको आंदोलन, स्लाइड वैली, इसके बाद बिश्नोई का, जो बिश्नोई थे राजस्थान का, उनका क्या आंदोलन था, ये सब, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो सबको पता चल जाता है देख करके ही। इसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल इथिक्स है, रोल ऑफ इंडियन एंड अदर रिलीजन्स एंड कल्चर्स इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ धर्म भी आगे बढ़ करके आए, कुछ रिलीजन भी आए, कुछ कम्युनिटीज भी आए, और इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो यही सारी चीजें हैं, यानी लगभग 7 यूनिट में पूरा का पूरा कोर्स खत्म होता है, और इसे 7 यूनिट को मिला करके 100 नंबर का पेपर बनता है, जिसमें 70 आपके फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, 30 आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी आपका सीआईए हो जाएगा, जो आपका कहाँ पड़ेगा, आपके स्कूल कॉलेज में पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिलेबस था, ये आपका स्ट्रक्चर है पूरे सिलेबस का, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये आपने समझा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का सिलेबस हो, चाहे स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ आपको मिल सके। और ये सारे स्टडी मटेरियल, यानी आपके एईसी पेपर का जो पूरा कंप्लीटेशन है, पूरा स्टडी मटेरियल है, लेक्चर्स है, साथ ही साथ जो कुछ मेजर पेपर है, माइनर पेपर, ये सब कुछ सारे लेक्चर, सारे कंटेंट, सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलते हैं हमारे ऐप पे। तो आप गूगल के प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना ना भूले, आप वहां से डाउनलोड करके सारे स्टडी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो मच, थैंक यू।